नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे ये सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और पूरे पूरे प्रश्न में उत्तर सहित लेकर आया हूं। तो बिल्कुल आपसे विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपके लिए आता है खंड अ और इसके अंतर्गत आते हैं आपके अवसाद वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं कटाई, निराई, बुआई या थ्रेसिंग। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, निराई कहा जाता है। यानी खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। अगला प्रश्न है मादा एडिस मच्छर वाहक है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा डेंगू का वायरस का वाहक है। यानी डेंगू रोग है वो मादा एडिस मच्छर के कारण होता है और मादा एनाफ्लिस है वो मलेरिया होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशम है नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। तो कृत्रिम रेशम की बात हो रही है तो इसमें रेयॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा जिंक। जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि मुझे जुकाम लगा हुआ है, इस कारण से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, पेशी कोशिका या फिर उपयुक्त सभी। तो तंत्रिका कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका है, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह है इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्म का संलय होता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। यहाँ पे जन्म नहीं है, जनन है, ठीक है ना, जनन। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में लैंगिक जनन आ जाएगा। अगला है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो इसमें आपको दाब भरना है। अगला रिक्त स्थान है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी किसी भी घर्षण होता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें ऊष्मा भरना है। क्या भरना है? ऊष्मा। अगला रिक्त स्थान है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आयाम नहीं कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो इसमें आवर्तकाल भरना है। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ लिखना है। तो इसमें पहला देखिए प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि प्लास्टिक में विद्युत है वो नहीं चलती है, यानी ये कुचालक है। यहाँ पे सुचालक दे रखा है इसलिए ये गलत है, एफ लिखना है। अगला है तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। तड़ित का मतलब होता है बिजली जो मेघ गर्जन के साथ में गिरती है बारिश के मौसम में। तो तड़ित एक विशाल चिंगारी है, बिल्कुल सही बात है। और ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है, बिल्कुल ये सही है। तो टी लिखना है। अगला है खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, सही बात है। तो टी लिख देना है। मादा एनाफ्लिज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है, ये गलत है। डेंगू का तो कौन है? एडिज है। यहाँ पे मादा एनाफ्लिज है, ये तो मलेरिया का है, इसलिए ये एफ लिखना है, गलत है। इनका मिलान करना है चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया, फिर उसके बाद में गेहूं की रस्ट। जैसे कि चिकन पॉक्स ये एक वायरस है। टाइफाइड क्या है? ये एक जीवाणु है। फिर उसके बाद में मलेरिया, तो मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ। और गेहूं की रस्ट, इसका मिलान आपके हो जाएगा एक से कवक। अगला प्रश्न है रबी की फसल के दो उदाहरण बताइए। तो गेहूं और चना रबी की फसल, अभी जो बोई हुई फसलें हैं ये रबी की फसल है, तो गेहूं और चना बता सकते हैं। अगला है खरीफ की फसल के दो उदाहरण बताइए, जिसमें धान और मक्का आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10,
रेयॉन क्या है, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयॉन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है। इसमें काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं। ऊन के साथ रेयॉन को मिलाकर कालीन और गलीचा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये वातावरण और जल के साथ काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती हैं और जल उठती हैं, यानी वातावरण और हवा के साथ में तेज़ी से क्रिया करती है, इस कारण से वो जल जाती हैं। इसीलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 12, इसमें दो प्रश्न आएंगे। आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं और तन्यता की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आघात वर्धनीयता, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली सादरे यानी शीटें बनाई जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। धातुओं की तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कोल तार क्या है, इसका क्या उपयोग है? प्रश्न संख्या 14 है मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना, इस तरह से आपको इनके जो पार्ट है इनको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य, संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज के बारे में दे रखा है, जैसे कि संकटापन्न स्पीसीज वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि सफेद चीता, शेर, हाथी आदि। और विलुप्त स्पीसीज वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर। अगला प्रश्न है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उनके तीन तीन अंतर बताने हैं। तो इस तरह से इनका रेखा चित्र बनाना है और फिर उसके तीन अंतर बताने हैं। प्रश्न संख्या 17 है मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र है और नर जनन तंत्र का ये चित्र है। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। शुक्राणु नलिका, शीशन, वर्षण, और इसमें अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, इस तरह से इनके पार्ट है वो इनको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। या फिर ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ऋतुस्राव और यौना आरंभ दोनों ही। तो इसमें उत्तर आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु हैं और मित्र हैं। तो इनके बारे में आपको बताना है। और अंतिम प्रश्न है कि आसुत जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आपके विज्ञान विषय का पेपर। पूरा पूरा पेपर में लेकर आया था, अच्छे से समझाया भी है मैंने। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगला पेपर कौन से विषय का चाहिए वो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।